हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम का क्लास नंबर 2 और इसमें हम जेबी गुप्ता बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 से आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। इफ़ वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल कास्ट on account of interest and depreciation on the capital outlay is equal to annual cost of electrical energy wasted in the conductor. The total annual cost will be minimum and the corresponding size of conductor will be most economical. This statement is known as। तो यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, कभी कभी एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, तो इतना स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। और ये स्टेटमेंट जो होता है वो केल्विन लॉ से दिया जाता है। ठीक है, किसके लॉ से दिया जाता है? केल्विन के लॉ से ये स्टेटमेंट दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, विच ऑफ द कर्व शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन कैपिटल कॉस्ट एंड द ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो ट्रांसमिशन वोल्टेज एंड कैपिटल कॉस्ट के बीच में कौन सा रिलेशन आपको दिख रहा है? देखिए, ये आपको ग्राफ बनाया गया है, देखिए। ठीक है, तो इसमें ये पोर्शन आपका जो है वो ट्रांसमिशन वोल्टेज है और ये कैपिटल कॉस्ट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि कैपिटल कॉस्ट क्या होती है जब हम वोल्टेज कम रखते हैं। ठीक है, जब हम वोल्टेज कम रखते हैं तो कैपिटल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, जब हम वोल्टेज को कम रखते हैं तो कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे पास जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो कैपिटल कॉस्ट हमारी क्या होती है? वो मिनिमाइज होती रहती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप जानते रहो कि जब भी हम हाई वोल्टेज यूज करते हैं तो वहाँ पे मतलब कि कैपिटल कॉस्ट क्या होती है? हमारी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो देखिए, जो करो नंबर फर्स्ट है ये क्या होगा? ये इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, कि जो कैपिटल कॉस्ट और ट्रांसमिशन वोल्टेज है। देखिए, ये पोर्शन यहाँ पे आप देखिए तो वोल्टेज आपका कम है तो कॉस्ट आपकी क्या है? ज़्यादा है। तो धीरे धीरे वोल्टेज आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, वोल्टेज आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। तो कैपिटल कॉस्ट आपकी क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो एक पॉइंट है। और उसके बाद जब ज़्यादा आप हाई वोल्टेज और कर दोगे तो फिर उसके बाद उसमें इक्विपमेंट्स की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसमें प्रोटेक्शन सिस्टम आपको ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सिस्टम इसके बाद जब हमने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज कर दिया तो वहाँ पे हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी इक्विपमेंट्स की, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज पे जो सिस्टम है वो फेल होने के चांसेस हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमें फिर रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा इक्विपमेंट्स की, जिसके कारण से कैपिटल कॉस्ट अगेन इंक्रीज हो जाएगी। तो वोल्टेज हाई रखना ज़रूरी है, लेकिन इतना हाई नहीं कि सिस्टम ही फेल होने लगे। तो इसके लिए आप ये जानते रहो कि बहुत हाई वोल्टेज नहीं और बहुत लो नहीं, मीडियम में आप लेके चलो। जैसे 400 किलो वोल्ट, ठीक है, 232 किलो वोल्ट, इस पर आपका जो वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज पर जो मतलब कॉस्ट होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो कर्व नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है? एक्चुअल में सही है ए वाला। ठीक है, कर्व नंबर फर्स्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला है, फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर सो एज टू। तो देखिए, बहुत हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज में, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है जिसका वोल्टेज बहुत हाई है, तो कंडक्टर आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर सो एज टू। कंडक्टर को हम क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं टावर से। तो इससे हमें क्या मतलब मिलता है? ठीक है, तो क्या? इंक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, रिड्यूस क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, टेक केयर ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, रिड्यूस विंड एंड स्नो इफेक्ट्स। तो देखिए, कंडक्टर जो होते हैं सस्पेंडेड फ्रॉम टावर्स, तो इसका मतलब क्या है कि इसको जो करते हैं इंक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड। जो ग्राउंड से मतलब क्लियरेंस है वो क्या हो जाती है? हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब भी हम मतलब कि हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज में क्या करते हैं कि कंडक्टर को आप देखोगे कि दो ऐसे रहेगा, तो ठीक है, जैसे हम ये कंडक्टर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक ऊपर से, जैसे
ट्रेंगल बन के ऐसे फिर ऐसे जाता है कंडक्टर। तो यही मतलब कंडक्टर को हाई करने से क्या होता है, क्लियरेंस ग्राउंड से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चलिए अगला देखिए क्या है। देखिए क्या है, द सपोर्ट यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन शुड हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए जो सपोर्ट यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, उसके पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या उसके लक्षण होने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गर लाइफ, गुड लुकिंग, लाइट इन वेट एंड इजीली accessible for painting and erection of line conductor, cheap in initial as well as maintenance cost, all of the above। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यानी कि जो भी हम मतलब सपोर्ट यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, उसके पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कि उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, और उसकी लाइफ जो हो वो भी लंबी होनी चाहिए, पहली चीज़ तो। सेकंड चीज़ क्या है कि जो भी होगा उसकी लुक मतलब देखने में अच्छा लगना चाहिए, एंड वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, वेट भी कम होना चाहिए, और इजीली एक्सेसिबल फॉर पेंटिंग, और पेंटिंग बहुत आसानी से उसमें आप कर सको। ठीक है, पेंटिंग बहुत आसानी से कर सकें, एंड इरेक्शन ऑफ लाइन कंडक्टर, और लाइन कंडक्टर से क्या होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, उसको पेंटिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, चीप इन इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट। तो उसका जो इनिशियल कॉस्ट यानी प्रारंभिक लागत, और जो उसको मेंटेनेंस करने में जो भी खर्चा लगे वो क्या लगना चाहिए, मिनिमम लगना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जो होगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, द वुडन पोल्स विल impregnated with क्रियोसाइट मतलब क्रियोसाइट ऑयल और एनी प्रिजर्वेटिव कंपाउंड हैव लाइफ ऑफ। अब सिंपल से आपसे पूछा है कि जो वुडन पोल यानी जो लकड़ी का पोल है उसमें अगर मतलब इम्प्रेग्नेटेड और या फिर उसमें हम क्रियोसाइट ऑयल लगा देते हैं तो उससे क्या उसकी लाइफ कितनी होती है, जिसके कारण से उसकी लाइफ कितनी हो जाती है, तो उसकी लाइफ हो जाती है 25 टू 30 ईयर, 25 टू 30 ईयर, जब उसमें हम कीरोसाइट वाला ऑयल लगा देते हैं। तो याद रखना कभी कभी पूछता है कि जो वुडन पोल्स होते थे पहले, अब तो होते नहीं है, पहले होते थे, तो उस पर जो ऑयल लगाते हैं वो मतलब कि कौन सा ऑयल होता है, तो ऑयल भी आप याद रखिए कि कीरोसाइट ऑयल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, स्टील पोल्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अब देखिए, स्टील पोल ट्रांसमिशन लाइन नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन आपको देता है, जो स्टील पोल्स होते हैं, क्या वो बोरर के या टर्मिट्स के या कोरिज्म के या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर आप देखेंगे कि जैसे अगर आपके पास एक स्टील पोल है और एक नॉर्मल वैसा कोई पोल है, तो उस पोल में आप देखेंगे कि कोरिज्म होने लगता है। ठीक है, कोरिज्म होने का मतलब क्या, कि उसमें संरक्षण होने लगेगा। वो क्या होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर इतने मतलब कि लेयर चढ़ने लगती हैं जिससे उसका जो इफेक्ट होता है या फिर उसकी जो मजबूती होती है वो क्या होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। तो स्टील पोल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। स्टील पोल क्या होता है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि उसमें कोरिज्म नहीं होता है। और स्टील पोल्स जो होते हैं बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन्स में हम यूज करते हैं, स्टील पोल्स जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। अच्छा, और जो स्टील पोल होता है इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसी भी पोल से क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसी भी पोल की तुलना में सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टील पोल की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आरसीसी पोल यूजली हैव द स्पैन ऑफ। जो आरसीसी पोल, आरसीसी पोल का मतलब क्या हो गया, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट का, जो यानी कि जो गांव में आप देखोगे, जो विलेज वगैरह में आप देखते हो सीमेंट वाला पोल्स बना रहता है, वही आरसीसी पोल है। अब उस आरसीसी पोल में एक आरसीसी पोल से लेके दूसरे आरसीसी पोल के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो कितनी रखी जाती है, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम कहें तो जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है ना, वो 80 से लेके 200 मीटर के बीच में होती है। 80 मीटर से लेके 200 मीटर के बीच में होती है। याद रखना कितना मैं बोल रहा हूँ, 80 मीटर से लेके 200
मीटर के बीच में होती है। तो यह रेंज आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? आरसीसी पोल की डिस्टेंस कितनी हो गई? 80 से 150। तो फिर ये वाला करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद अगर कभी कोई पूछे तो आरसीसी पोल्स की जो लाइफ होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है और इस पर आपको किसी भी अलग ऐसे मतलब कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेंटेनेंस की, क्योंकि ये क्या है, एक सीमेंट का बना होता है जिसके कारण इस पर मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसकी लाइफ भी ठीक ठाक होती है। चलिए फिर देखिए क्या है, द इंडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर वी यूजली यूज। तो इंडिया में इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा हम यूजली मतलब यूज कौन सा करते हैं? वुडन पोल्स, स्टील पोल्स, आरसीसी पोल्स, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो बताइए आरसीसी पोल में हम कौन सा सबसे ज़्यादा, ओ सॉरी हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो है 32 का डी, यानी कि स्टील पोल्स का हम यूज कर लेते हैं और आरसीसी पोल का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज होता है आरसीसी पोल का। आप देखे भी हो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो इलेक्ट्रिकल पावर हमें मतलब यूजुअली हम यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल पावर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कौन सा पोल्स हम यूज करते हैं? तो स्टील पोल्स और आरसीसी पोल। आज के टाइम पे अब स्टील पोल चलने लगे हैं, इससे पहले सबसे ज़्यादा अभी आरसीसी पोल चल रहे थे। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं, ये याद रखना, स्टील पोल और आरसीसी पोल का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है द कंडक्टर यूज्ड इन एचटी यानी हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन आर स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ। तो कंडक्टर यूज्ड इन एचटी ट्रांसमिशन लाइन आर स्ट्रैंडेड। अब देखिए स्ट्रैंडेड कर दिया जाता है, कंडक्टर स्ट्रैंडेड करने का मतलब क्या है कि कंडक्टर को बहुत पास पास करके एक मतलब बहुत एक मिला के कंडक्टर बनाया जाता है। ठीक है, कंडक्टर को स्ट्रैंडेड करने का मतलब क्या है कि उसमें जैसे एक कंडक्टर ऐसा है तो उसमें ऐसे ऐसे कंडक्टर ऐसे ऐसे मिला के फिर बनाया जाता है। तो ये क्या होता है बेसिकली हो गया स्ट्रैंड, हो गया कंडक्टर क्या हो गया स्ट्रैंड, यानी लड़ीदार बना के कंडक्टर को हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है, तो क्यों यूज करते हैं? तो इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, इजी इन हैंडलिंग, चीपर इन कॉस्ट, रिड्यूस रेजिस्टिविटी। तो क्या होगा बताइए, 33 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा इजी इन हैंडलिंग। तो देखिए अगर हम बात करें तो जितने भी कंडक्टर हैं ओवरहेड लाइन में सब के सब क्या होते हैं? स्टैंडर्ड होते हैं। जितने भी हम ओवरहेड लाइन में कंडक्टर यूज करते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? स्टैंडर्ड। तो जिससे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। सॉलिड वायर जो होते हैं मान लो यूज कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, उसको हैंडल करने में थोड़ी सी क्या होती है? कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड का यूज करते हैं जो कि बहुत आसानी से आप क्या कर सको, उसकी हैंडलिंग कर सको। ठीक है, उसकी हैंडलिंग कर सको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल फॉर लाइन कंडक्टर्स। कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल फॉर लाइन कंडक्टर। तो लाइन कंडक्टर के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं? ये है हार्ड ड्रॉन कॉपर, कैडमियम कॉपर, एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज्ड स्टील। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर ये देखें हम, देखिए ध्यान से, तो पूछा क्या है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इज। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर नहीं पूछा है, यानी घटते क्रम में पूछा है कि इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे पहले कम किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। ठीक है, सबसे कम किसकी होगी बताइए, हार्ड ड्रॉन कॉपर या फिर किसकी होगी? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हॉट ड्रॉन कॉपर जो होगा उसकी सबसे कम होगी। उसके बाद अच्छा नहीं, घटते क्रम में पूछा है ना, तो सबसे ज़्यादा किसकी पहले होगी? ठीक है, तो हॉट ड्रॉन कॉपर जो होता है उसकी देखो कॉपर की जो होगी वो ज़्यादा होती है। उसके बाद जो कैडमियम कॉपर है उसकी होगी। तो हार्ड ड्रॉन कॉपर की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके बाद कैडमियम कॉपर की,
फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है गैल्वेनाइज्ड स्टील। तो आप इसको आसानी से भी बता सकते थे, बस इसमें कन्फ्यूजन क्या था कि मान लो कि ये हॉट ड्रॉन कॉपर था और एक कैडमियम कॉपर था, तो इन दोनों में आप समझो किसकी मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो हॉट ड्रॉन कॉपर जो होगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और कैडमियम कॉपर जो होगा उसकी कंडक्टिविटी होगी लेकिन हॉट ड्रॉन कॉपर से कम होगी। तो आपका ये ज़्यादा होगा, फिर उससे कम ये होगा, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर क्या होगा, गैल्वेनाइज्ड स्टील होगा। तो 1 2 3 4 एकदम सीरियल से है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि किस में है। तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हैज़ गॉट हायर वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कॉपर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हायर होता है एल्युमिनियम में, और कंपैरिजन करें अगर कॉपर से, तो कॉपर में क्या होता है, कॉपर की तुलना में क्या होता है, एल्युमिनियम में ज़्यादा होता है। ऑप्शन क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, वो आंसर आपका होगा इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। अब देखिए अगर हम बात करें जैसे एल्युमिनियम, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एल्युमिनियम, ट्रांसमिशन लाइन हो, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा यूज क्या करते हैं, वो एल्युमिनियम यूज करते हैं। उसका रीज़न है कि एल्युमिनियम जो होता है चीप होता है, यानी कि सस्ता होता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है वो क्या होता है, सस्ता होता है, और वेट भी क्या होता है, वेट भी इसका कम होता है, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कॉपर की तुलना में कम होती है। कंडक्टिविटी जो होती है, अगर मान लीजिए कॉपर की कंडक्टिविटी 100 है, तो फिर एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी 60 ही होगी। ठीक है, इतना आप जानते रहो। तो जो कंडक्टिविटी है कम तो होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि ये क्या होता है, सस्ता होता है। ये क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब है कि अगर मैंने क्या कहा कि अगर इसकी कंडक्टिविटी मान लीजिए कॉपर की 100 है, तो इसकी कितनी होगी, 60 होगी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जो कंडक्टिविटी, तो रजिस्टिविटी क्या होगी, इसका उल्टा होती है, यानी कि रेसिप्रोकल होती है। तो रजिस्टिविटी अगर 60 है तो इसकी कितनी होगी, 100 होगी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी क्या हो रही है, इसकी ज़्यादा हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो एल्युमिनियम की होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि बोला है क्वेश्चन में गॉट हायर वैल्यू फॉर एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम में जो हायर होता है क्या होता है, रजिस्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी की बात करता तो फिर कॉपर में ज़्यादा होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप समझो, जो कि बहुत ही यूजफुल आपके लिए रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है इन ए 7/30 ACSR कंडक्टर वाई इज ग्रीस पुट बिटवीन स्टील एंड एल्युमिनियम कंडक्टर। तो ACSR कंडक्टर, क्या आप इसको फुल फॉर्म इसका आप जानते हैं क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो फुल फॉर्म आप इसका याद रखिए कि ACSR कंडक्टर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अब देखिए 7/30 में जैसे कि इनके बीच में जो मतलब बिटवीन स्टील और एल्युमिनियम, देखिए 7/30 का मतलब क्या है कि 30 आपके कॉपर के हैं और ये 7 क्या है, स्टील है। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, इसके बीच में हम क्या डाल दिए, ग्रीस। तो इससे हमें क्या मतलब एडवांटेज हुआ। ठीक है, तो एल्युमिनियम कंडक्टर के ऊपर क्या एडवांटेज होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ये क्या कह रहा है, टू रिड्यूस कोरिज्म बाई इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन बिटवीन जिंक galvanized एजेंट ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम, to reduce frictional between the strand, to reduce leakage of current from aluminum strand to steel strand, to eliminate air pockets। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि जो आपके 7/30 ACSR कंडक्टर हैं, इनके बीच में हम ग्रीस डालते हैं, तो इससे क्या होता है, रिड्यूस होता है आपका कोरिज्म, यानी कि उनके क्षरण होने की क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। कोरिज्म हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एंड बट दिस प्रैक्टिस इज नाउ अवॉइडेड बिकॉज ऑफ कोरोना। लेकिन अब इसको हम क्या करते हैं, देखो पहले करते थे ग्रीस वगैरह जो थे वो पहले हम डालते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, कोरोना का इफेक्ट हो गया है। कोरोना बोले तो जब दो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज के बीच मतलब दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो उनके बीच में एक साउंड
जनरेट होता है जो सी सी की आवाज़ करता है। और ये बेसिकली होता किसके कारण है, ये होता है कोरोना के कारण। तो जब कोरोना के कारण होता है और कोरोना के कारण हो रहा है, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें एक ना चिंगारी जनरेट होती है जो कि नॉर्मली ब्लूइश कलर की होती है। कैसी होती है, ब्लूइश कलर की होती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि कोरोना के कारण कैसा कलर डेवलप होता है, तो कलर होता है ब्लूइश। ठीक है, ब्लूइश कलर होता है। इसके कारण से अब क्या करते हैं हम, स्टील और जो एल्युमिनियम है उनके बीच में ग्रीस डालना क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। इसके कारण इनके बीच में ग्रीस डालना बंद कर देंगे। लेकिन अब अगर क्वेश्चन पूछे कि स्टील और एल्युमिनियम के बीच में कोई मटेरियल हम मिलाते हैं या फिर कोई मतलब कि कंडक्टिंग या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है, तो आपका आंसर आएगा नो। आपका आंसर क्या आना चाहिए, नो। यानी इनके बीच में कोई भी हम मटेरियल अब नहीं डालते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि ACSR कंडक्टर में जो हम वो स्टील डालते हैं, स्टील से क्या फ़ायदा होता है हमको, स्टील डालने से हमको क्या एडवांटेज हुआ, क्यों हमने स्टील मिलाया इसमें। तो स्टील मिलाने से ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उस पार्टिकुलर कंडक्टर की या फिर ACSR कंडक्टर की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से आप इसको लॉन्ग लाइफ मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज कर सकते हो। और अगर मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इनके बीच में सैग भी क्या होता है, कम होता है। सैग अभी हम सैग देखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो सैग वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ACSR इज यूज इन प्लेस ऑफ कॉपर इन ओवर हेड लाइन बिकॉज ऑफ। अब देखिए आज के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं ACSR जो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि कॉपर से अगर मतलब तुलना करें तो क्यों यूज करते हैं, क्या एडवांटेज है, तो हाइयर करंट कैरिंग कैपेसिटी, बिंग लाइटर इन वेट, इकोनॉमी, हाइयर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो 37 का जो आंसर होगा वो होगा इकोनॉमी। क्या होगी, इकोनॉमी होगी। ठीक है, क्या होगा, इकोनॉमी। तो ACSR कंडक्टर का हमें यूज करना मतलब कि कॉपर की जगह अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल आपको होगा। इकोनॉमिकल का मतलब कि जो कॉपर था वो क्या पड़ेगा आपको, महंगा पड़ेगा। लेकिन ACSR में आपके पास तो स्टील है प्लस क्या है आपके पास, एल्युमिनियम है। स्टील है प्लस एल्युमिनियम है, तो स्टील और एल्युमिनियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि आपको मतलब जो कॉपर यूज कर रहे थे वो महंगा पड़ रहा था, इसलिए आपकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। और ACSR जो होता है इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो ACSR कंडक्टर है, तो ACSR कंडक्टर को आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए क्या है ACSR कंडक्टर का, ऑल कंडक्टर मेड ऑफ एल्युमिनियम, आउटर कंडक्टर मेड ऑफ एल्युमिनियम, इनर कंडक्टर मेड ऑफ एल्युमिनियम, नो कंडक्टर मेड ऑफ एल्युमिनियम। अब ACSR कंडक्टर में जैसे एक कंडक्टर होता है और उसमें ना हम ऐसे स्टील मिला देते हैं, ठीक है ऐसे, और फिर ये आपका एल्युमिनियम कंडक्टर ऐसे होता है। तो कह रहा है कि आउटर मोस्ट कंडक्टर जो है वो एल्युमिनियम है या फिर इनर मोस्ट जो कंडक्टर है वो एल्युमिनियम होता है। तो आपको जब फिगर याद रहेगा, जब देखे रहेंगे तभी आप बता सकते हो। तो जो आप बताओगे कि ACSR कंडक्टर में जो एक कंडक्टर है तो बाहर जो होता है वो क्या होता है, बाहर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा एल्युमिनियम, और अंदर जो होता है वो क्या होता है, स्टील होता है। ठीक है, ठीक। तो अंदर क्या रहेगा, अंदर आपका रहेगा स्टील और बाहर क्या रहेगा, बाहर आपका रहेगा एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आउटर कंडक्टर मेड ऑफ एल्युमिनियम। तो आउटर कंडक्टर जो होगा वो किस चीज़ का बना होगा, एल्युमिनियम का। अगर कहीं मान लो ऐसे देता कि इनर कंडक्टर स्टील एंड आउटर एल्युमिनियम, या फिर आउटर स्टील ओ आउटर स्टील इनर एल्युमिनियम, ऐसे करके ऑप्शन बनता तो भी आप क्या आंसर देते कि इनर जो होगा वो स्टील होगा और आउटर जो होगा वो क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्या है कि एक्सपेंड ACSR आर कंडक्टर कंपोज्ड ऑफ। तो एक्सपेंड और कंडक्टर ACSR कंडक्टर आर कंपोज्ड इट। ठीक है, तो देखिए 39 का जो आंसर वो बी दिया है, तो हम देखते हैं कि कैसे बी है। देखिए कि एक्सपेंड, देखिए ऑप्शन ए क्या है, लार्जर डायमीटर इंडिविजुअल स्टैंड
फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शनल द एल्युमिनियम स्ट्रैंड। उसके बाद क्या है, बी, लार्जर डायमीटर ऑफ सेंट्रल स्टील स्ट्रैंड फॉर ए गिवन ओवरऑल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। Larger diameter of the aluminum strand only for a given overall diameter of the conductor. D, a feeder between the inner steel and the outer aluminum strand to increase the overall diameter of the conductor. अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्सपेंडेड ACSR आर कंडक्टर कंपोज्ड ऑफ, तो जो एक्सपेंड कर रहे हैं हम ACSR कंडक्टर को कैसे कर रहे हैं, तो लार्ज डायमीटर ऑफ द सेंट्रल स्टील, तो सेंट्रल स्टील जो होता है उसका लार्ज डायमीटर होता है स्ट्रैंड फॉर ए गिवन ओवरऑल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, जिसके कारण से ओवरऑल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो स्टील, ठीक है, स्टील जो होता है उसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ओवरऑल कंडक्टर का डायमीटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो था इसके लिए करेक्ट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला, द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन एन ACSR कंडक्टर इज टू, तो स्टील वायर का ACSR कंडक्टर में क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ये क्या है, कंपनसेट फॉर स्किन इफेक्ट, टेक केयर ऑफ सर्ज, प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिड्यूस इंडक्टेंस। तो देखिए जो स्टील का फंक्शन होता है ACSR कंडक्टर में, वो उसका काम क्या होता है, मैंने बता दिया आपको कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। किसको इंक्रीज करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर, तो ग्राउंड वायर के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज्ड स्टील, कास्ट आयरन या स्टेनलेस स्टील। तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर है आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील की अगर हम बात करें तो गैल्वेनाइज्ड स्टील जो होता है ये क्या होता है, यूज करते थे पहले, लिमिटेड यूज करते थे टेलीकम्युनिकेशन वायर्स में, स्टे वायर में, ग्राउंड वायर में एंड गॉड वायर में। तो याद रखना कि गैल्वेनाइज्ड स्टील जो होती कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कम्युनिकेशन लाइन्स में, स्टे वायर्स में। स्टे वायर का मतलब कि पहले ये जैसे आपका ये पोल है, पोल से ऐसे एक वायर हम लगा के इसको मतलब पोल को थोड़ा सपोर्ट देते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था, स्टे वायर होता था। उसके लिए हम कौन सा यूज करते थे, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर ही यूज करते थे। और ग्राउंड वायर में भी और गार्ड वायर में भी हम सबका इस्तेमाल किसका करते थे, गैल्वेनाइज्ड स्टील का। ठीक है, और गाइज वायर के लिए कभी कभी पूछता है, गाइज वायर के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे भी हम कौन सा यूज़ करते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर यूज करते हैं। ठीक है, या फिर अर्थ या ग्राउंड वायर, वहाँ पे भी हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि गाइज वायर इज एम्प्लॉयड फॉर, तो गाइज वायर जो होता है वो क्या होता है, क्या मतलब इसको यूज करने का हमें क्या एडवांटेज मिलता है, तो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्च, प्रोवाइडिंग इमरजेंसी अर्थ रूट, सपोर्टिंग द पोल, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होना चाहिए मुझे लगता है 42 का जो आंसर होना चाहिए वो दिया है सी। ठीक है, देखिए 42 का जो आंसर है वो क्या करता है, प्रोवाइडिंग द पोल, यानी वो सॉरी सपोर्टिंग द पोल। तो जो गाइज वायर होते हैं ना, गाई वायर यानी कि आप कह सकते हो कि स्टे वायर की भांति कार्य करता है। और स्टे वायर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, तो हम कहेंगे कि वह टावर्स को या पोल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो गाइज वायर का भी काम क्या होता है, सपोर्ट करता है पोल को, पोल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज लीस्ट इफेक्टिव ओइंग टू, तो जो सैग होता है बहुत लीस्ट इफेक्ट करता है किसको। ठीक, तो जो 43 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि लीस्ट इफेक्टेड ओइंग टू, सैग क्या है, देखिए क्या ये वेट ऑफ कंडक्टर को बहुत लीस्ट इफेक्ट करता है, करंट थ्रू द कंडक्टर उस पर बहुत इफेक्ट मतलब कम करता है, या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर कम करता है, या फिर आइस डिपोजिशन ऑन द कंडक्टर इस पर इफेक्ट कम करता है। तो जो आपका बहुत लीस्ट इफेक्ट मतलब होता है जिसमें हम कहते हैं नेग्लिजिबल के बराबर, तो सैग जो होता है बेसिकली वो किस पर बहुत कम होता है, करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट थ्रू द कंडक्टर पे बहुत ही कम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
तो अगर हम बात करें कैसे, तो अगर हम सैग की बात करें तो सैग होता है ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8t। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8t। तो इसमें आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा और वेट मिल जाएगा कंडक्टर का। ये आपका सैग है। तो सैग बेसिकली इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो इसके कारण यह इफेक्ट अगर डालेगा तो फिर इन्हीं तीनों चीज़ पे डालेगा, तो इसके अलावा और कुछ होगा तो उस पर नहीं इफेक्ट डालेगा। ठीक है। तो देखिए, टेम्परेचर के कारण से क्या होता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है सैग। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सैग क्या होता है, ज़्यादा होता है। टेम्परेचर कम होता है तो सैग क्या होता है, कम होता है। सैग का मतलब क्या है कि दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में जो वायर लगाए हैं वो क्या कर जाए, झूल जाए। जैसे ये टावर है, ये टावर है, तो इनके बीच में जैसे ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो मतलब कि जो ये झूल आ रहा है, ठीक है, इनके बीच में जो ये आ रहा है वो क्या हो रहा है, यही क्या है, बेसिकली सैग है। सैग यानी ट्रांसमिशन लाइन, यानी दो कंडक्टर, दोनों कंडक्टर के बीच में अगर आपका वायर क्या करे, झूल जाए, तो क्या होता है, आपका सैग होता है। तो सैग जो होता है ज़्यादा इफेक्ट करता है क्या, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जैसे आप देखो, गर्मियों के दिन में सैग ज़्यादा होगा, ठंडियों के दिन में सैग कम होगा। तो मौसमी चीज़ भी है। उसके बाद अगर हम बात करें, वेट जिस कंडक्टर का ज़्यादा होगा उसमें सैग ज़्यादा होगा। अगर लंबाई ज़्यादा है कंडक्टर की, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि दो टावर्स के बीच में लंबाई ज़्यादा आपने कर दिया, तब भी सैग आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो सैग क्या होगा, कम। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कम है तो फिर सैग क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो कि बेसिकली आप फॉर्मूले से जान सकते हो, ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8t। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अगर याद है तो फिर बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे कम इफेक्ट आपका किस पे करेगा सैग, तो करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट थ्रू द कंडक्टर। ठीक है। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइन्स इज 2। तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, इंक्रीज द सैग एंड डिक्रीज द टेंसाइल। तो जो मतलब कि इंक्रीज होगा, सैग हो जाएगा, मतलब सैग क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो। और टेंशन यानी कि जो उसको खींचने का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा आप खींच नहीं सकते हो जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। या फिर क्या है, डिक्रीज द सैग एंड इंक्रीज द टेंशन, यानी सैग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी वो बहुत टाइट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। या फिर इंक्रीज बोथ या डिक्रीज बोथ, यानी कि सैग और टेंशन दोनों आपका इंक्रीज हो जाएगा, या फिर सैग और टेंशन दोनों आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी इंक्रीज द सैग। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो क्या होता है कि वह वायर में, मतलब जो भी वायर होगा उसका सैग क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसका सैग इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो कि लेंथ अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, लेंथ का बोले कि दो पोल्स के बीच में अगर लेंथ आप इंक्रीज कर रहे हो तब भी आपका सैग क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, आपका सैग क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें टेंसाइल, मतलब कि टेंशन की या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो जब भी हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ये एंटी प्रोपोर्शनल होती है, यानी टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। या फिर आप ये जान जाओ कि जो सैग होता है वो होता है ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8t। ठीक। तो यस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो सैग इंक्रीज हो गया, तो सैग इंक्रीज हो गया तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, या टेंशन आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सैग इंक्रीज होता है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज समर इन। तो जो सैग होगा ट्रांसमिशन लाइन में समर में, यानी गर्मियों के मौसम में कैसा होगा, क्या होगा, लेस देन इन विंटर, मोर देन इन विंटर, सेम एज इन विंटर। ठीक है। तो बताइए, अब देखिए विंटर से कंपेयर किया यानी ठंडियों के मौसम से कंपेयर कर दिया गया है। तो मैंने अभी कहा कि गर्मी के मौसम में यानी समर डेज में क्या होता है कि आपका जो मतलब कि सैग है, सैग ज़्यादा होता है समर में, और विंटर में
विंटर में आपका जो सैग होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समर में जो मतलब टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण से सैग आपका ज़्यादा हो जाता है। और विंटर में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण से सैग भी आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सैग भी आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मोर देन इन विंटर, यानी विंटर में जो आपका सैग होगा समर में उससे ज़्यादा होगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, इन ए ट्रांसमिशन लाइन सैग डिपेंड्स ऑन। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो सैग होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो बहुत ही आसान है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप इसको आसानी से बता सकते हो। ठीक है, कि क्या होना चाहिए। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, यस बराबर ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8t, ओमेगा एल स्क्वायर बटे 8t। तो ओमेगा क्या है आपका वेट, सॉरी ओमेगा का या फिर डब्ल्यू एल स्क्वायर, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो क्या है आपका वेट है, और एल जो है आपका क्या है लेंथ है, और टी जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो स्पैन लेंथ, हाँ स्पैन लेंथ पर डिपेंड करेगा। टेंसाइल इन कंडक्टर, कंडक्टर में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उस पर, तो हाँ उस पर भी डिपेंड करता है। एंड सी क्या दिया है, वेट ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, तो कंडक्टर के वेट पर भी डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए क्या है, आइस ऑन कंडक्टर इंक्रीज स्किन इफेक्ट, जो आइस होगी कंडक्टर पर वो क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी स्किन इफेक्ट, या फिर विंड प्रेशर रिड्यूस कोरोना इफेक्ट, या फिर विंड प्रेशर इज टेकन टू एक्ट एज ए परपेंडिकुलर टू दैट फॉर आइस, wind pressure is taken to act at perpendicular to that for ice on conductor reduce sag। तो 47 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब कि करेक्ट है। तो क्या आइस जब कंडक्टर के ऊपर होती है तो स्किन इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, नहीं। देखिए स्किन इफेक्ट क्या है कि कंडक्टर में सिर्फ उसके आउटर मोस्ट पोर्शन से, ठीक है, सिर्फ उसके बाहरी पोर्शन से करंट का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, स्किन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, और जब विंड प्रेशर होता है तो क्या कोरोना इफेक्ट को कम करता है। ठीक है, कोरोना इफेक्ट को कम करता है, तो ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि विंड प्रेशर इज टेकन टू एक्ट एट परपेंडिकुलर टू द फॉर आइस, तो जो विंड प्रेशर है वो क्या करता है, एक्ट करता है परपेंडिकुलर दैट फॉर आइस। ठीक है, तो यह क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर ड्यू टू वेट ऑफ आइस, अगर हम बात करें आइस के वेट से, तो जब हम इसके बारे में देखेंगे अगर ध्यान से कि ये जो स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, तो जो विंड का प्रेशर है, ठीक है, या फिर आपका अगर आइस कैसा एक्ट कर रहा है, अगर आपका आइस मान लीजिए एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तब जो आपकी विंड लोडिंग होगी, जो विंड प्रेशर होगा वो कैसा एक्ट करेगा, हॉरिजेंटली, कैसा एक्ट करेगा, हॉरिजेंटली। ठीक है, हॉरिजेंटली एक्ट करेगा। तो आप ये जानते रहो कि जो विंड प्रेशर है वह एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू आइस, मतलब जो आइस रहेगी उसके परपेंडिकुलर आपका क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, यानी डब्ल्यू डब्ल्यू जो होगा, यानी कि विंड प्रेशर एक्ट करेगा आइस के परपेंडिकुलर वेट आइस, ऐसे। ठीक है, ये आपका एक्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विंड लोडिंग इन कोस्टल रीजन इन द रेंज ऑफ। तो विंड लोडिंग एक कोस्टल रीजन में कितनी रेंज में होती है, तो ये आपको याद करने वाला है, तो आप इसको याद करिए कितना है। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी दिया है, यानी 150 की ग्राम पर मीटर स्क्वायर, 150 की ग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। ओके।